दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन की लड़ाई में अब तक 1500 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। आज की ताजा आंकड़ा तो यही बयां कर रही है कि इस लड़ाई में अब तक 1500 से ज्यादा बेकसूरों की जान जा चुकी है। इस लड़ाई में तुर्की एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जो खुलकर फिलिस्तीनियों के समर्थन में दिखाई दे रहा है, हर संभव मदद पहुंचाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। जब अमेरिका इजराइल के सपोर्ट में आया तो सबसे पहले तुर्की के राष्ट्रपति ने ही सीधे और खुले तौर पर अमेरिका को इस मसले से दूर रहने की चेतावनी तक दे डाली थी। लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है दोस्तों कि तुर्की के राष्ट्रपति ने एक बहुत बड़ी बैठक बुला ली है और इस बैठक में कई अहम फैसले जो हैं वो तुर्की के राष्ट्रपति की तरफ से लिया जा रहा है और कहा यह भी जा रहा है कि कैसे तुर्की के राष्ट्रपति जो हैं वो इस वक्त फिलिस्तीन के साथ खड़े हुए हैं और इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने के लिए हर वो संभव कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर फिलिस्तीनियों को लेकर उनका जो लगाव है वो देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की और ईरान की तरफ से हर वो मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति रजब अर्दोगान ने बैठक बुलाई और इस बैठक में, जी हाँ, आज की बैठक में तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में नागरिकों के खिलाफ अंधाधुंध हिंसा को समाप्त करने का आह्वान किया है और कहा है कि तुर्की पार्टी के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए तैयार है। तुर्की में इस पूरी लड़ाई के लिए जो मध्यस्थता है वो करवाने के लिए वो तैयार है। दोनों तरफ से सुलह करने की बात जो है तुर्की के राष्ट्रपति करते हुए नजर आए हैं। आगे उन्होंने ये भी कहा, जी हाँ, आगे तुर्की के राष्ट्रपति ये भी कहते हुए नजर आए कि तुर्की ने इजराइल से फिलिस्तीन की जमीन पर बमबारी बंद करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हवाई और जमीनी हमलों से गाजा का विनाश हो रहा है, मस्जिदों पर बमबारी हो रही है और नागरिकों की, जो निर्दोष नागरिक है, आम नागरिक है, उनकी भी मौतें स्वीकारनीय नहीं है। इसको जल्द से जल्द रोक देना चाहिए। हम इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के दोनों पक्षों को युद्ध विराम करने का आह्वान करते हैं। इस मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान रास्ता निकालने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हैं। हम किसी भी तरीके से जो है अपनी साझेदारी निभाने के लिए तैयार है। दोस्तों, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच इस संघर्ष की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही चल रही है। ऑटोमन एम्पायर की तरफ से ही, यानी कि उस्मानिया सल्तनत की हार के बाद ब्रिटेन ने फिलिस्तीन पर कब्जा हासिल कर लिया था। ब्रिटेन ने सबसे पहले फिलिस्तीन को हथिया लिया था। फिलिस्तीन में यहूदी अल्पसंख्यक लोग जो है वो रहते थे, जबकि अरब बहुसंख्यक देश था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का जिम्मा सौंपा गया था। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन को फिलिस्तीन में यहूदी मदरलैंड बनाने का जो है वो काम सौंपा था। ब्रिटिश शासन ने वॉल फोर घोषणा की, जिसमें फिलिस्तीनियों में यहूदियों के लिए एक अलग राज्य बनाने के लिए अपना समर्थन देने का संकेत दिया था। इसमें कहा गया कि ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जो यहाँ मौजूद गैर यहूदी समुदाय के नागरिक और धार्मिक अधिकारों के खिलाफ हो। दोस्तों, फिलिस्तीन में जैसे जैसे यहूदी बढ़ते गए, कई फिलिस्तीनी विस्थापित होते गए और यहीं से दोनों के बीच लड़ाई और संघर्ष की शुरुआत जो है वो होती हुई नजर आई, क्योंकि जैसे ही यहूदियों का आवासंदा फिलिस्तीन की जमीन पर बढ़ता गया और उन्होंने ये जमीन कब्जा करना शुरू कर लिया। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरबों के लिए दो अलग अलग राष्ट्र में बांटने का प्रस्ताव तक ले आया था। यहूदी नेतृत्व ने इस पर हामी भी भरी, लेकिन अरब पक्ष ने इसे अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उसे ये मंजूर नहीं है। 1948 की जंग में फिलिस्तीन का काफी सारा हिस्सा इजराइल के कब्जे में पहुंच चुका था। एक आर्मी स्टाइल्स लाइन खींची गई थी, जिसमें फिलिस्तीन के दो क्षेत्र बने, वेस्ट बैंक और गाजा। गाजा को गाजा पट्टी भी कहा जाता है और यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी लोग जो है रहते हैं। वही वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में स्थित है, जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम अरब हैं। वेस्ट बैंक में कई यहूदी जो है जहाँ हर साल हजारों तीर्थयात्रा करने के लिए पहुंचते हैं। यरूशलेम, जिसे विवादित क्षेत्रों के केंद्र में माना जाता है, जिसको लेकर दोनों देशों के बीच शुरू से ही ठनाठनी चलती नजर आई। इजरायली, यहूदी और फिलिस्तीन अरब दोनों की पहचान, संस्कृति और इतिहास यरूशलेम से जुड़ी हुई है। दोनों ही इसे अपना अपना दावा करते हैं। दोनों ही इस मस्जिद को अपना अपना बताते हैं। यहाँ की अल-अक्सा मस्जिद, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर रखा है,
जो दोनों ही समुदायों के लिए अहम और पवित्र है। इस पवित्र स्थल को यहूदी टेंपल माउंट बताते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए ये अल अक्सा यानी कि हरम शरीफ कहलाता है। यहाँ मौजूदा डोम ऑफ द रॉक को यहूदी धर्म से सबसे पवित्र स्थल कहा गया है, लेकिन इसे पैगंबर मोहम्मद से जुड़ा होने के कारण मुसलमान भी इसे उतना ही मानते हैं। ईरान और यमन ने हमास के हमले का खुले तौर पर समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देश इजराइल के समर्थन में खड़े हुए नजर आए। वहीं यूरोपियन यूनियन ने भी कहा है कि इजराइल को अपनी संप्रभुता की रक्षा का अधिकार है। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र, सऊदी अरब, ब्राजील और चीन जैसे दोनों देशों ने अपने पक्षों में शांति की अपील करते हुए नजर आए हैं। दक्षिण अफ्रीका और रूस ने तत्काल युद्ध विराम का आह्वान तक कर दिया है। वहीं तुर्की ने भी दोनों पक्षों से तनाव कम करने की अपील की है, खत्म करने की अपील की, और उन्होंने सीधे तौर पर मध्यस्थता बरकरार करने की बात कही है। लगातार तुर्की के राष्ट्रपति इस पूरे मसले पर अपनी जो सक्रियता है वो दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से दिलचस्पी लेते हुए नजर आ रहे हैं, और कहा जा रहा है कि तुर्की के राष्ट्रपति इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की बात करें, चाहे वो कतर के प्रिंस से बात करना हो या फिर मॉरिशस, तमाम जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं मुल्कों के, उनसे वो बात करते हुए तुर्की के राष्ट्रपति नजर आ रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इस युद्ध को खत्म करने की बात उनकी तरफ से कही जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस युद्ध में दोनों ही तरफ से, जी हाँ, दोनों ही तरफ से बर्बादी का मंजर और नजारा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।